गुड मॉर्निंग क्लास। भ्रष्टाचार से संबंधित यह तीसरा और अंतिम वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम भ्रष्टाचार से होने वाले परिणामों की चर्चा करेंगे और भ्रष्टाचार के निवारण के लिए क्या उपाय या क्या सुझाव जो हैं वह हो सकते हैं, उनकी चर्चा इसके अंतर्गत करेंगे। जो पहले दो वीडियो हैं उसमें हमने परिभाषा देखा, अर्थ देखा, उसकी क्या स्थितियां हैं, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, भ्रष्टाचार के क्या कारण हो सकते हैं, उनकी चर्चा की थी। आज हम परिणामों की और निवारण के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखें भ्रष्टाचार के परिणाम। भ्रष्टाचार से हमने देखा था कि आशय ही है भ्रष्ट आचरण, अर्थात नियमों की अवहेलना। तो भ्रष्टाचार, जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ता है, समाज के अंतर्गत नियमों और कानूनों की जो अवहेलना है उसके अंतर्गत वृद्धि हो रही है। और वृद्धि होने का प्रमुख कारण ये भी रह गया कि जब व्यक्ति गलत आचरण कर रहा है तो उसके लिए जो दंड उसको मिलना चाहिए वह दंड उसे प्राप्त नहीं हो पा रहा, येन केन प्रकारेण वह बच करके निकल जाता है। तो दूसरे व्यक्ति में भी उस गलत कार्य को करने का जो इच्छा है या वो गलत कार्य जो करना चाहता है उसका जो डर है कानून का, वह डर खत्म वहाँ पर हो जाता है और वह भी कानून की अवहेलना करता रहता है। आप अपने आसपास कई लोगों को देखेंगे जो कानून की अवहेलना कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं और उसके बाद अपने आप को बहुत बढ़िया भी साबित कर रहे हैं, अरे मैं तो बच के निकल गया, मुझे तो पकड़ा ही नहीं। तो ये जो स्थिति है, हम कहते हैं तो कानून की अवहेलना में वृद्धि वहाँ पर हो रही है। दूसरी बात हम कहते हैं आम जन में निराशा है, तनाव है और उसमें संघर्ष की जो भावना है वह भी कहीं न कहीं पर कमज़ोर हो रही है। निराशा बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, लेकिन संघर्ष करने की जो भावना है वह वहाँ पर कमज़ोर हो रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वह लड़ रहा है, कर रहा है, कोशिश कर रहा है, सब कार्य कर रहा है, लेकिन उसकी वहाँ पर सुनवाई नहीं होती। जब सुनवाई नहीं होती है तो जीवन के अंतर्गत निराशा होगा, तनाव होगी और अपराधों की संख्या में वृद्धि वहाँ पर हो जाती है। और इसीलिए व्यक्ति का चारित्रिक पतन जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यक्ति गलत कार्यों को करने के साथ में जुड़ रहा है, कानून का उसको डर नहीं रहा, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं से वह बच करके निकल जाएगा, ये न के न प्रकारेण किसी से रिश्वत दे करके किसी और तरीके से वो वहाँ से निकल जाएगा। तो खुद का तो चारित्रिक पतन हो ही रहा है, वह समाज को भी उस चारित्रिक पतन की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं भ्रष्टाचार के माध्यम से अयोग्य व्यक्ति जो है उसको लाभ दिया जा रहा है। गलत कार्य करेगा कौन? कौन जा करके रिश्वत देगा? वह व्यक्ति रिश्वत देगा जो योग्य नहीं है, जिसको लगता है कि वह कार्य उसके लिए नहीं होना चाहिए लेकिन वह उस कार्य को करवाना चाहता है, तो वह उसके लिए कुछ गलत कार्य खुद करेगा और सामने वाले अधिकारी या उसको जो व्यक्ति है उसको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। तो हम कहते हैं कि अयोग्य जो व्यक्ति है वह उस भ्रष्टाचार से लाभ प्राप्त कर रहा है और योग्य व्यक्ति है उसको वह लाभ प्राप्त, जिसका वह अधिकारी है, वह नहीं मिल पा रहा है, तो उसके जीवन में तनाव, निराशा की स्थिति उत्पन्न होती है। और जब उसको जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए हक, उसका हक नहीं मिल पाता है, तो उस व्यक्ति का भी चारित्रिक पतन वहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि इस भ्रष्टाचार के माध्यम से व्यक्ति उत्तरदायित्व से भागने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास वहाँ पर होता है। तो व्यक्ति जो अपना उत्तरदायित्व है, जो कार्य उसके जिम्मे आए हुए हैं, उन कार्यों को वह करना नहीं चाहता है, उनसे वह भागने की कोशिश वहाँ पर करता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि राष्ट्रहित की अपेक्षा व्यक्तिगत हित जो है वह सर्वोपरि हो गया। व्यक्ति अपने हितों को सोचता है, समाज के हित की बात नहीं करता है, राष्ट्रहित की बात नहीं करता। वह केवल यह जानना चाहता है कि उसे अपने आप में क्या फ़ायदा हो सकता है, उसकी चर्चा वह यहाँ पर करता है। तो उसके लिए व्यक्तिगत हित महत्वपूर्ण है, जबकि हमारा समाज जो था उसके अंतर्गत परहित जो था वह महत्वपूर्ण रखा गया है। लेकिन आज के समय में यह स्थिति नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट हम कहते हैं भ्रष्टाचार जो है वह समाज के विकास में बाधक माना गया है। समाज के विकास में बाधक इसलिए है क्योंकि योग्य व्यक्ति जो है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, जो आना चाहिए कार्य करने के लिए, वहाँ पर योग्यता को प्रभावित जो है प्रतिभा को जो हक यहाँ पर मिलना चाहिए था, जो
कार्य उसको मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा, और अयोग्य व्यक्ति जो हैं उनको वहाँ पर लाभ पहुँचाया जा रहा है। जिन व्यक्ति को उस कार्य करने की आदत नहीं है या वो उस कार्य को करना नहीं जानते हैं वह वहाँ पर आ रहे हैं। इस कारण से हम कहते हैं कि समाज का जो विकास तीव्र गति से होना चाहिए वह हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम देखें भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए या निवारण के लिए जो सुझाव हैं, उपाय हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले कहते हैं हम कि भ्रष्टाचार का विरोध स्वयं को करना चाहिए। अर्थात समाज में जहाँ कहीं आप भ्रष्टाचार देख रहे हैं या आपको करने की जहाँ आवश्यकता हो रही है, आप स्वयं उस कार्य को ना करें, उसका विरोध करना प्रारंभ करें। शुरुआत अपने आप से ही करें। सबसे अच्छा तरीका वही है सुधारने का, कि हम स्वयं न तो किसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें, न तो हम अपने किसी कार्य को करने के लिए रिश्वत या घूस या कोई अन्य साधन अपनाएं, ना ही हम किसी से लेकर के उस प्रकार के कार्य को करें। तो हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार का विरोध स्वयं करें और शुरुआत सबसे पहले अपने आप करें। दूसरी बात आज के ज़माने में कही जा रही है कि सीसीटीवी जो हैं, कैमरे जो हैं, वह हर जगह पर लगाए जाएं और वो निरंतर कार्य करते रहें। स्थिति अभी हमारे समाज में यह है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं लेकिन वह कार्य नहीं करते, और जब अपराध होता है तो पता पड़ता है सब कैमरे तो बहुत समय से बंद है। तो जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है उसके अंतर्गत इन सीसीटीवी कैमरों का कोई भय वहाँ पर नहीं रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि यह होना चाहिए। तीसरी बात, आज का ज़माना कंप्यूटर डिजिटलाइजेशन का है, तो उस आधार पर जो भी कार्य किया जा रहा है उसके अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया जाए ताकि चीज़ें जो हैं वह स्वतंत्र रूप से सामने हमको स्पष्ट दिखाई दें और किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी घपला या परेशानी हो तो तुरंत पता पड़ जाए। नेक्स्ट हम कहते हैं शिक्षा का जो है वह प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। शिक्षा से तात्पर्य यहाँ पर जो कानूनी समझ है उन कानूनी समझ को लोगों तक पहुँचाना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनके दायित्व क्या है, और उनकी चीज़ों के बारे में चर्चा वहाँ पर की जानी चाहिए। तो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वह प्रचार प्रसार वहाँ पर किया जाना चाहिए। कानून के बारे में लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। किस प्रकार के वैधानिक कानून उनके लिए बने हुए हैं उनकी चर्चा यहाँ पर की जानी चाहिए। नेक्स्ट हम कहते हैं भ्रष्टाचारियों की जो है वह सार्वजनिक निंदा की जानी चाहिए। जो लोग गलत कार्य को कर रहे हैं उनको समाज के अंतर्गत उच्च स्थान जो आसीन होता है, उच्च परिस्थिति प्राप्त होती है, वह उच्च स्थान उनको प्राप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहे हैं उनकी सार्वजनिक रूप से निंदा की जानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पता है कि ये व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और उसके पास उसके पर्याप्त सबूत हैं तो उसे समाज के समक्ष रखना चाहिए। नेक्स्ट हम कहेंगे कठोर दंड व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। जो हमारी दंड व्यवस्था है न्यायालय के अंतर्गत या वैधानिक कानूनों के अंतर्गत वह बहुत लचर व्यवस्था है। दंड देने का कार्य यहाँ पर न्यायालय का है, परंतु अपराध निश्चित करना और दंड देने का जो प्रक्रिया है वह बहुत लंबी है। न्यायालय का ईमानदार, पक्षपात रहित होना और न्यायप्रिय होना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो स्थिति होनी चाहिए थी वह वहाँ पर नहीं है। बेरोजगारी की जो समस्या है उसको हल किया जाना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति को कार्य करने के लिए नहीं है लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं उसको अपनी पूरी करनी है और कार्य नहीं मिल पा रहा, तो व्यक्ति इन किन प्रकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गलत कार्यों के साथ में जुड़ता है और भ्रष्टाचार वहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट हम कहते हैं भ्रष्टाचार के शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में आवाज़ उठाता है, बात कहता है अपनी, उसको सुरक्षा पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए। स्थिति यह है कि उस व्यक्ति को जो आवाज़ उठाता है नहीं मिलती है। कुछ समय पहले माइनिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत भ्रष्टाचार से संबंधित एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री कार्यालय को और खान मंत्री को पत्र लिखा और उसकी जो सूचना है वह लीक हो गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं वे लीक नहीं होनी चाहिए। तो जो भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत कर रहा है, आकर के आवाज़ उठा रहा है, वो उस व्यक्ति को सुरक्षा पूर्ण रूप से प्रदान की जानी चाहिए। भारत की जो संस्कृति थी वह अध्यात्म से जुड़ी हुई थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो विलासितापूर्ण या भौतिकवादी जो संस्कृति है वह मुख्य रूप से देखी जा रही है। इस भौतिकवादी संस्कृति के अंतर्गत व्यक्ति
अधिक से अधिक धन कमाना चाह रहा है, अधिक से अधिक धन कमाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है, किसी भी तरीके से। ये न किन प्रकार हम कहते हैं, अगर सीधी उंगली से काम नहीं हो रहा तो वह टेढ़ी उंगली करके और अपना काम करवाना चाहता है। तो विलासितापूर्ण जीवन है, विलासितापूर्ण जो संस्कृति है, उसको ऊपर कहीं न कहीं पर रोक लगने की आवश्यकता है। आज की तारीख में अगर हम समाज के अंतर्गत देखें तो जितने भी कार्य किए जाते हैं वो एक व्यक्ति ने किया, दूसरा व्यक्ति उस होड़ में उससे और ज़्यादा अच्छा, तीसरा उसकी प्रतिस्पर्धा में और ज़्यादा खर्च करके उन कार्यों को करना चाह रहा है। तो जो समाज का निम्न तबका है, कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति है, उसके लिए भी एक दबाव हो जाता है कि वह उससे कुछ अच्छा करे और इस कारण से वहाँ पर वह गलत कार्यों को करके और आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट हम कहें, जो मीडिया है उसकी भूमिका भी सकारात्मक होनी चाहिए। वर्तमान समय में देखा जाए तो मीडिया की जो भूमिका है वह सकारात्मक रूप से दिखाई नहीं देती है। मीडिया एक पक्ष को उजागर करती है और दूसरे पक्ष को रोकने का कार्य करती है, उसकी बातों को सही रूप में प्रस्तुत नहीं करती हैं। क्योंकि कारण क्या है, मीडिया में राजनीतिक दलों का बहुत अधिक हस्तक्षेप वहाँ पर देखा जा सके। भारत में जितने भी मीडिया हैं ये किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ में जुड़े हुए हैं, उनका हस्तक्षेप वहाँ पर देखा जा सकता है। अगर हमारा जो सरकारी मीडिया है वह सरकार की बात को प्रमुख रूप से और सरकार के जो हित है उसको प्रस्तुत करता है, और ये जो दूसरे केबल चैनल के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत जितने भी मीडिया हाउसेस हम देख रहे हैं, चाहे वह आज तक हो, चाहे वह NDTV हो आपका, चाहे न्यूज़ नेशन हो, चाहे आपका रिपब्लिक हो, टाइम्स नाउ हो, ये सब किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ में जुड़े हुए मीडिया हाउसेस कहे जाते हैं, और वह उनका जो पक्ष होता है उसको अधिक प्रस्तुत करते हैं, चाहे वह गलत हो चाहे वह सही हो। तो मीडिया का जो भूमिका प्रारंभिक काल में थी कि सही सूचना को लोगों तक पहुंचाना, वह वहाँ पर नहीं रहा है, और इस कारण से मीडिया की जो भूमिका है वह सही होनी चाहिए। नेक्स्ट, ईमानदार सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति वहाँ पर देखी जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार के निराकरण के लिए हम कहें तो सरकारी तंत्र में ईमानदार और निष्पक्ष जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका होना अत्यंत आवश्यक है। भारत के अंतर्गत जो लोकपाल कानून है उसके अंतर्गत जो प्रमुख लोग हैं उनको वहाँ पर छोड़ने की बात कही गई है, संसद के लोगों को छोड़ने की बात कही गई थी। तो जब इन लोगों को ही छोड़ा जा रहा है, उच्च पद के ऊपर नियुक्त लोगों को ही, तो फिर हम नीचे वाले व्यक्ति से कैसे कहें कि वह लोकपाल के साथ में जुड़ेगा। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वह प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत हों, पुलिस कर्मचारी हों, न्यायाधीश हो या अन्य किसी भी सेवा के साथ हो, उन सबका ईमानदार होना आवश्यक माना गया। नेक्स्ट हम कहते हैं, चुनाव के लिए जो चंदा देने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर रोक लगे। चुनाव का जो खर्चा है वह मुख्य रूप से सरकार जो है हमारी उसको वहन वहाँ पर करना चाहिए, और उसी आधार पर उस कार्य को करना चाहिए, ताकि जो राजनीतिक दल सत्ता के अंतर्गत आए वह जनहित के कार्यों को करे, और ये जो लोग चंदा दे रहे हैं उनके लिए अधिक मात्रा में उनके हितों की रक्षा के पोषक वो ना बने। जितने भी राजनीतिक सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, या राजनीतिक दलों पर आश्रित जो लोग हैं, उनके अंतर्गत जो चयन हो वह अच्छे लोगों का हो। चुनाव के अंतर्गत जो प्रक्रिया अपनी जाए उसके अंतर्गत आपराधिक प्रवृत्तियों वालों के ऊपर या आपराधिक जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर चुनाव लड़ने से रोक लगनी चाहिए, ताकि वे अपने आप का भी न बचाव कर सकें और ना ही दूसरे जो भ्रष्टाचारी हैं उनको बचा सकें। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आदर्श राजनीतिक कार्यकर्ताओं, आदर्श राजनीतिक सांसद, विधायकों के चयन की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम कहते हैं, भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत लोकपाल की नियुक्ति की बात कही गई थी। अगर आज हम अधिकांश राज्यों के अंतर्गत देखें या सेंटर में देखें तो लोकपाल जो है वह नियुक्त नहीं है, तो लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए, और लोकपाल के जो अधिकार हैं उन अधिकारों के तहत उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। तो
ये कुछ नियम कायदे कानून हैं जिसके माध्यम से हम कहते हैं कि हम अपराधों भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। उसके लिए ये सुझाव यहाँ पर दिए जा सकते हैं। उसके बाद हम देखें कुछ एक लाइन के जो उत्तर हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। भ्रष्टाचार निवारण कानून भारत में प्रथम बार पारित हुआ 1947 को। वर्तमान में जो कानून चल रहा है वह संशोधित कानून है जो कि 2013 के अंतर्गत आया। और हाल ही कुछ समय के पूर्व जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसके अंतर्गत भारत को भ्रष्टाचार में 80वां स्थान प्राप्त है। इसके अंतर्गत कुल 180 देशों की सूची जारी की गई है जिसमें भारत का स्थान 80 है। भारत एक नंबर नीचे की ओर खिसका है। धन्यवाद। भ्रष्टाचार यहीं पर पूर्ण रूप से जो आपका है पाठ्यक्रम में वह यहाँ पर समाप्त होता है।